नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्टडी विद डी के दिलीप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। फिर एक बार आज आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक, एक नए पॉइंट को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। हम लोग डीएलएड में सामाजिक अध्ययन पेपर को जो है पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों को जो अभी तक पढ़ा गया उसमें हमने इतिहास के पोर्शन से स्टार्ट किया है, जिसमें इतिहास में हम लोगों ने मौर्य वंश के बारे में जाना और गुप्त वंश के बारे में जाना। इसके बाद हम लोगों ने वर्धन साम्राज्य या पुष्यभूति वंश के बारे में जाना। इसके उपरांत भारतीय इतिहास में या इतिहास के पाठ्य वस्तु को देख करके तमाम शासकों के बारे में, उनके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जाना समझा। और धीरे धीरे एक एक करके एक एक विदेशी आक्रमण भी हुए। इसी क्रम में हुणों का आक्रमण हुआ, यवनों का आक्रमण हुआ, हिंदी एवं यूनानियों का आक्रमण हुआ, शकों का आक्रमण हुआ, कुषाणों ने जो है भारत पर शासन किया, शक, पहलव इत्यादि तमाम जो है सिथियन जातियाँ, शक सिथियन जातियाँ आईं। तो ये सारी जो राजनीतिक उथल पुथल थी, या भारत में जो भी छोटे छोटे जातियाँ थी, प्रजातियाँ थीं, या छोटे छोटे शासक थे, वह अपने आप को स्वतंत्र करने के फिराक में लगे हुए थे। और भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से कहीं न कहीं जो स्थानीय शक्तियों के उदय की बात अगर देखी जाए तो गुप्त काल के बाद छोटे छोटे राजाओं ने अपना जो है साम्राज्य बनाने के लिए, अपना स्थिति मजबूत करने के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। और इस संघर्ष में कई जो है शासकों का या कई राजाओं का उल्लेख देखने को मिला। और इसी क्रम में एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसे हम सामंतवादी व्यवस्था या सामंतों को हम देखते हैं। गुप्त काल के बाद की सामंती काल जो है प्रारंभ हो गया, क्योंकि सामंतों की भी दशाएं जो है कहीं न कहीं स्वतंत्र रूप से शासन करने की इच्छा थी, और उसी में उन लोगों ने भी अपने स्थिति को मजबूत करने की चेष्टा की। इसी क्रम में हम लोगों को आज पढ़ना है कि सामंतकालीन जो भारत था, उस समय जो है कुछ राजवंश की उत्पत्ति हुई, कुछ राजवंशों की उत्पत्ति हुई। और इन राजवंशों में हमें राजपूतों के उदय के बारे में, उनके सामाजिक दशाओं के बारे में, उनके सांस्कृतिक स्थिति के बारे में, और उन जो शासकों में जिनमें गुर्जर प्रतिहार वंश है, पाल राजवंश है, चहमान वंश है, चंदेल वंश है, परमार वंश है, गढ़वाल वंश है, कलचुरी वंश है, और इन सारे वंशजों के संस्कृति, शासन व्यवस्था, आर्थिक जीवन, भाषा, साहित्य और तमाम जो है जो भी उनकी उपलब्धियां थीं, उनके बारे में अध्ययन जो है पढ़ने को मिलता है। तो इसमें हम लोगों को सामाजिक अध्ययन में आज उसी पे चर्चा करनी है कि गुप्त काल के बाद या हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो राजनीतिक दशाएं थीं, वह कहीं न कहीं उलटफेर या उथल पुथल की दशा में थीं, और छोटे छोटे राज्यों में बढ़ चुके थे ये लोग, और कहीं न कहीं आंतरिक अराजकता की स्थिति थी। बल्कि जो है इस समय तमाम जो है हमने चर्चा किया कि बाह्य आक्रमण भी प्रारंभ हो गए थे।
विदेशियों के रूप में या किसी अन्य राजाओं या शासकों के रूप में। तो इन सारे विदेशियों को लेकर के अगर चर्चा करें तो इनमें कहीं कहीं राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में तमाम मत देखने को मिलते हैं। तो यदि हम चर्चा करें राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के, तो राजपूतों की उत्पत्ति में इतिहासकारों में जो है बड़ा मतभेद है। कुछ लोग इसे क्षत्रियों की संतान बताते हैं और कुछ लोग इनके उत्पन्न होने में या इनके तमाम जो है मत हैं, सिद्धांत हैं, जिन्हें हम भारतीय सिद्धांत या अग्निकुंड सिद्धांत, विदेशी उत्पत्ति या मिश्रित सिद्धांत के रूप में अध्ययन करते हैं। तो कुल मिलाकर के राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में जो है तमाम जो है मत प्रचलित हैं। यदि हम इनका शासनकाल देखें तो राजपूतों को इतिहासकारों ने कहीं न कहीं 7वीं शताब्दी से लेकर के और 12वीं शताब्दी तक का जो काल है उसकी संज्ञा देते हैं। जैसा कि हम आप लोग देख रहे हैं कि राजपूत जो है 7वीं से 12वीं सदी के काल को राजपूत काल तक की संज्ञा दी जाती है। और इनके वीरता और गाथा का जो है परिचय, इनके साहस, त्याग, देशभक्ति आदि के जो गुण हैं इनके, ये भी हम लोग जो है देखने को पाते हैं। तो इन राजपूतों के उत्पत्ति में पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि जो भारतीय सिद्धांत हैं तो इनमें सूर्य, चंद्रवंशी इत्यादि जो भी वंशज हैं, कोई सूर्यवंश का कहा, कोई चंद्रवंश का कहा, तो इसमें से गौरी शंकर ओझा, सीपी वैद्य, वेद व्यास आदि जो है इन्हें सूर्य और चंद्रवंशी बताते हैं, जो भारतीय सिद्धांत के समर्थक हैं। इसके बाद अगर अग्निकुंड सिद्धांत की बात करें कि इनकी उत्पत्ति अग्निकुंडों से हुई है, तो एक देवताओं ने जो है एक ब्रह्मा से प्रार्थना की और ब्रह्मा ने आबू पर्वत पर जो है 20 दिनों तक एक महान यज्ञ किया था, ऐसी अनुश्रुति मिलती है। और इसी यज्ञ से जो है इन शासकों की या इन राजपूतों की उत्पत्ति देखने को मिल रही है, जिनमें चालुक्य वंश, प्रतिहार वंश, चहमान वंश जो है देखने को मिलते हैं। तो ये जो है कहीं न कहीं धारणा जो है यज्ञ से उत्पत्ति की बात जो है वो कहीं न कहीं कपोल कल्पना है, एक कहानी के रूप में है। और यह जो है घटना या यह कहानी जो है कहीं न कहीं इसमें पृथ्वीराज रासो की रचना में उल्लिखित किया गया है। तो यह कोई हस्तलिखित रचना नहीं थी, इस नाते इसमें सत्यता का जो है अभाव पाया जाता है और ये बातें जो है सत्य नहीं कही जा सकती हैं कि इनकी उत्पत्ति जो है अग्निकुंडों से हुई है। इसके बाद यदि विदेशी मत की बात करें तो विदेशी मतों में जो है राजस्थान के टाट और उनके समर्थक जो है उन्हें सक्सिथियन जात से बताते हैं कि राजपूत जो है सक्सिथियन जात से थे। और यह भी कहीं न कहीं राजपूत जाति को विदेशियों की संतान मानने से इनकार करते हैं तमाम लोग। तो ये हुआ विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत को समर्थन को लेकर के कर्नल टाड ने जो है, जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, इन्होंने बताया। और मिश्रित सिद्धांतों में यदि बात करें तो मिश्रित सिद्धांत का मतलब हुआ कि सभी लोग मिला करके राजपूतों को एक अन्य ढंग से जो है अपने बारे में, इनके बारे में कहा
कि यह दक्षिण भारत में गोंड, भार आदि जंगली जातियां निवास करती थीं और इन्हीं जातियों से राठौर, चंदेल, गढ़वाल जातियों की उत्पत्ति हुई। और इसके साथ ही इस संबंध में यह स्वीकार किया जा सकता है कि समय समय पर जो भी विदेशी जातियां भारत में आईं वह भारतीय जातियों से इस तरह घुल मिल गईं कि उनमें विभेद करना या उनमें अंतर करना कठिन हो गया। तो इस तरह से राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में भारतीय सिद्धांत जो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निकुंड सिद्धांत अग्नि से उत्पन्न की बात करते हैं जो पृथ्वीराज दासों में एक कहानी के रूप में दिया गया है, और विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत में कर्नल इतिहासकार जो है टाड महोदय के द्वारा इन्हें सक्सिथियन जात बताया जाता है। तो इस तरह से इनकी उत्पत्ति के संबंध में हमने चर्चा किया। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि शारीरिक शक्ति के बल पर ये उच्च सामाजिक स्तर प्राप्त करते थे, और कुछ विद्वान राजपूतों को आबू पर्वत पर वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न मानते हैं, ऐसा हमने भी चर्चा किया। और इसके साथ साथ देशी विदेशी जो भी हैं ये सारे समर्थन जो है कहीं न कहीं निरर्थक, निराधार हैं, तर्कसंगत नहीं लगता है। तो कुछ न कुछ जो है इसके राजपूतों के इतिहासकार में या राजपूतों के इतिहास में बहुत सारा देखने को मिलता है उनके उत्पत्ति को लेकर के। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो प्रमुख राजवंश हैं इनमें इनका वर्णन जो है कुमारपाल चरित एवं वर्ण रत्नाकर आदि ग्रंथों में परंपरागत रूप से 36 कुलों की सूची मिलती है, और राजतरंगिणी में भी 36 राजपूत कुलों का जो है उल्लेख मिलता है, परंतु दोनों सूचियों में भिन्नता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे राजवंश हैं जिनका विवरण जो है दिया गया है, जिनमें से गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में हम लोग चर्चा यहाँ से प्रारंभ करते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश जो है कौन थे, इनमें कौन कौन से शासक थे, कौन कौन से शासक बहुत ही तो गुर्जर प्रतिहार वंशों में हमें इनके इतिहास के बारे में या इनके तो हम देख रहे हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश में जो अग्निकुल सिद्धांत था, अग्निकुंड का सिद्धांत था, इनमें राजपूतों के उत्पत्ति में सर्वाधिक जो प्रसिद्ध शासक हुआ वो प्रतिहार वंश था, और यह गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के नाते इसे गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। और पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल लेख है उसमें गुर्जर जाति का उल्लेख जो है सर्वप्रथम हुआ है। और प्रतिहार वंश के स्थापना की बात को लेकर अगर के चर्चा करें तो इसका संबंध कहीं न कहीं इतिहास में रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण के वंश से स्थापित किया जाता है, और इसी कारण इस प्रतिहार वंश को रघुवंशी के नाम से भी जो है जाना जाता है। और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि भारतीय मूल के निवासी थे ये गुर्जर प्रदेश, अर्थात जो उज्जैन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर इनकी राजनीतिक स्थिति जो है स्थापित हुई थी। तो प्रतिहार वंश के शासकों में इस वंश का जो प्रथम शासक था वह नागभट्ट प्रथम था, और इसका साम्राज्य राजपूताना के पूर्वी भाग तक फैला हुआ था। इसके बाद नागभट्ट प्रथम के बाद जो है नागभट्ट द्वितीय होता है, और इसने जो है अपने साम्राज्य को स्थापित किया। कहीं कहीं पर जो है प्रतिहार वंश के स्थापना को लेकर के इनमें हरिश्चंद्र ने किया कि
या नागभट्ट प्रथम ने किया। तो स्थापना की बात अगर देखा जाए तो प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी, लेकिन इस शासन या इस वंश का जो वास्तविक प्रथम राजा था या प्रथम शासक था जो, वो नागभट्ट प्रथम था। इसके बाद नागभट्ट द्वितीय होता है। तो इस तरह से हरिश्चंद्र, नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय, जिसने नागभट्ट प्रथम जो है कहीं न कहीं अरबों से लोहा लिया और इसने नागभट्ट प्रथम ने जो है पश्चिमी भारत में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना भी की और इसे ग्वालियर के प्रशस्ति में इसे मलेच्छों का शासक कहा जाता है नागभट्ट प्रथम को। तो नागभट्ट प्रथम ने वत्सराज के समय से ही जो है कन्नौज में त्रिपक्षीय जो संघर्ष की बात होती है, कन्नौज के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष यहीं से शुरू होता है। तो इसके बाद हम लोग जो है देखते हैं कि पश्चिमी भारत में भी इसने एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी और इस वंश का जो चौथा शासक था वत्सराज, वत्सराज होता है 775 ईस्वी से 800 ईस्वी तक। यह जो है कन्नौज के आयुध वंश के राजा इंद्रायुध को हराया। तो कन्नौज का जो शासक चक्रायुध था उसको परास्त किया, कन्नौज पर अधिकार किया और उसने अपने साम्राज्य की राजधानी जो है कन्नौज स्थापित की। इसके बाद इसी क्रम में वत्सराज ने गौरव, जिसे हम धर्मपाल के रूप में भी देखते हैं, पाल वंशों में इसके विरुद्ध सफलता पाता है, किंतु राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के हाथों यह पराजित होता है। हमने भी चर्चा किया त्रिकोणात्मक संघर्ष, तो इसमें पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और प्रतिहार वंश, इन तीनों को मिलाकर के कन्नौज के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष लगातार होते रहे। जो परीक्षाओं में आता है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष में कौन कौन से शासक शामिल थे, तो पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश जो है इसमें शामिल थे। तो हम देख रहे हैं कि वत्सराज का जो है धर्मपाल के साथ सफलता प्राप्त हुआ, लेकिन राष्ट्रकूट शासक जो ध्रुव था उसके हाथों यह पराजित होता है और इसके बाद वत्सराज के पश्चात इसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय शासक होता है। जैसा कि हम लोग जो है चर्चा किए कि नागभट्ट द्वितीय था नागभट्ट प्रथम के बाद, लेकिन उसके बीच में वत्सराज आता है चौथे शासक के रूप में। नागभट्ट द्वितीय जो था वो 800 ईस्वी से 833 ईस्वी तक जो है गुर्जर प्रतिहारों का राजा होता है और नागभट्ट द्वितीय ने आयुध के शासक को पराजित कर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, अर्थात इसने कन्नौज को जीत लिया और ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट द्वारा जो है आंध्र प्रदेश, सिंधु, विदर्भ तथा कलिंग का जो है विजेता बताया गया है। इसके साथ में अगर अगले शासक की बात करें तो प्रतिहार वंश में मिहिर भोज, इस वंश का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक रहा वह मिहिर भोज के द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए गए जो इसने अपने प्रतिहार वंश का जो खोया हुआ साम्राज्य था उसमें विजय प्राप्त की और पुनः जो है कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। भोज जो था या मिहिर भोज कहें या वैष्णव धर्म का अनुयायी था, इसने आदिवराह, प्रभास जैसी उपाधियां भी धारण की थी। और इसके बाद मिहिर भोज के पश्चात अगर हम शासकों की जो है बात देखें तो इनमें महेंद्र पाल प्रथम और महिपाल इत्यादि जो है शासक होते हैं। और इसी महेंद्र पाल प्रथम के शासन में ही जो है राजशेखर जो विद्वान थे, जिन्होंने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विशाल ध्वनिका,
बाल भारत, बाल रामायण, भुवन कोश और हरविलास जैसे ग्रंथों की रचना की थी। तो इस रचना इसके काल में ही होती है। तो महेंद्रपाल प्रथम के काल में राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी जो स्थिति बड़ी अच्छी प्रगति रूप में थी। इसके बाद महिपाल शासक होता है और महिपाल जो है के बाद जो है इसमें धीरे धीरे इन गुर्जर प्रतिहारों का जो है समापन हो जाता है। तो इस तरह से प्रतिहार वंश में हरिश्चंद्र और नागभट्ट प्रथम, उसके बाद वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय और महिपाल या मिहिरभोज, महेंद्रपाल इत्यादि जो है तमाम शासक हुए जिन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी ये लोग बनाए। तो ये रहा जो है प्रतिहार वंश के बारे में। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे पाल वंश को लेकर के कि पालों की क्या स्थिति थी।